नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे और इसका वेटेज जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत अधिक है। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। इसका जो समय सीमा है 1885 से लेकर 1947 के बीच में है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन का जो कार्यकाल है वो 1885 से लेकर 1947 तक है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई वह कैसे भारतीयों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई, उनके द्वारा कैसे अपना हित साधने के लिए भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार का ताना बाना बुना गया, जिसने भारत की आत्मनिर्भर व्यवस्था को समाप्त किया, ही सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को भी समाप्त कर दिया। साथ ही शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 के विद्रोह को भी जन्म दिया। आपने यह महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करे। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रहित में थे। यानी कहने का मतलब है कि पहले जितने भी 1857 के पहले जो भी अंग्रेजों के द्वारा शासन हुआ था उसको देख के भारतीयों के मन में बहुत ही असंतोष था और उस असंतोष के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ था। और अब राष्ट्रवादी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रहे और बिना रोक टोक शासन करे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना चालू कर दिया। शुरुआती वर्ष में कुछ संगठन की भी स्थापना हुई जिसका प्रभाव कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहा, लेकिन इसका उद्देश्य पूरे राष्ट्रहित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलित जन समुदाय। देखिए जन सैलाब फैला हुआ है, लोग राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स में दिया है, बॉक्स वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन 1851-52 में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। देखिए लिखा है कि ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस, यानी ब्रिटिश भारत में जो राज्य थे वह प्रोविंस में बटे हुए थे, या 3 प्रोविंस था। एक कौन सा था, तो एक आपका कलकत्ता था, एक मद्रास था, एक बम्बई था। तो बंगाल में जो संगठन बने उनका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। मद्रास में जो बना संगठन उसका नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और बॉम्बे में जो बना वह बम्बई एसोसिएशन। इसके सदस्य मुख्य रूप से अंग्रेज और भारतीय जमींदार होते थे।
आई कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1851 और 52 के बीच में, 1851-52 में हुआ था। पूछा जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन का जैसे संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1851-52 में हुआ था। उसके बाद है 1867 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। देखिए, पहले वाला जो था उसमें अंग्रेज थे और भारतीय जमींदार लोग ही उसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन ये जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ, जिसको महादेव गोविंद रानाडे ने किया था 1867 में, तो इस यही संगठन में मध्यम वर्गीय सामान्य लोग शामिल थे। उसके बाद 1876 यानी 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। ये भी इसमें आम जनता शामिल था, इसके सदस्य बने थे और इसमें पढ़े लिखे आम लोग थे, अनपढ़ लोग नहीं थे, पढ़े लिखे आम लोग थे। यानी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया? तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। कब हुआ? तो 1876 में। उसके बाद 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, ये भी कलकत्ता में ही हुआ। उसके बाद 1883 अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन यानी मीटिंग हुआ 1883 में। इसमें कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। उसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया और इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। उसके बाद 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो कहेंगे 28 दिसंबर 1885। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाली सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। भारत में अंग्रेजी राज्य की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। अंग्रेजी राज जो थे
उसमें अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। यानी भारत जो था उनके लिए बाजार बन के उभरा। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाली कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए, जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। अंग्रेजों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों के ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेवार बताया। इनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वाले को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया। पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा तो अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन यानी कार्य में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की। देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाली अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं
कि बताइए वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब इसको लगाया गया एक्ट को? तो 1878 में। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित तो किया ही, साथ ही साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। कुछ अंग्रेज विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियाँ उपजी है। इससे भारतीयों में जो कुंठाग्रस्त थे आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उपर्युक्त परिस्थिति के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा, तभी ICS अब IS में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल न हो सके। यानी आज के समय में IAS की पढ़ाई जो परीक्षा होती है, पुराने समय में उसी को ICS के नाम से जाना जाता था, और उसकी आयु जो था 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 19 वर्ष कर दिया गया, ताकि भारतीय जो शिक्षित हो गए हैं वह इसमें शामिल न हो सके। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किया जो यूरोपीय न्यायाधीश को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का संगठित विरोध किया। फलतः वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। यानी यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कहेंगे 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ हुई, तो बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में। और भारत के कितने प्रतिनिधियों के द्वारा, तो कहेंगे 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त और एक साल बाद
शामिल होने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे दूरदर्शी व्यक्ति थे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त, और 1 साल के बाद शामिल हुए थे। बाद में भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए कांग्रेस के शुरुआती नेताओं के 1 साल के बाद कौन शामिल हुआ, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल हुए थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए A.O. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठनकर्ता बनाया। यानी ये सब नेता ने मिल के जो रिटायर हो गए थे अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, उन्हीं को अपना संगठनकर्ता बनाया, यानी मेन बनाया। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के शुरुआती दिन। कांग्रेस अपनी शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाए और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो रहा है। यानी अध्यक्ष बनेगा तो वहाँ का अध्यक्ष नहीं बनेगा जिस क्षेत्र में हो रहा है, अलग का बना जाएगा। ठीक है। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों विचारों को ध्यान में रखा जाए, ताकि काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधि चलाएं। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्या बताया है। कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि, यानी कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि। कांग्रेस के स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2,500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह कुल्हरिया स्टेट, जिनके नाम पर ही BN कॉलेज है, शामिल हुए थे, एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद, जो पेशे से वकील थे। ये सब लोग जो है, देखिए कांग्रेस के स्थापना के शुरुआती समय में तो बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता का दूसरा अधिवेशन 1886 में, तो कुल 16,000 रुपये खर्च हुआ, जिसमें 2,500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग किया था। ठीक है। अब है बॉक्स में दिया है गोपाल कृष्ण को गोखले। जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देनी चाहिए, ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सके। एक कथन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में
राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सके। तो कौन कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था, अतः इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। अब देखिए दादा भाई नौरोजी क्या कह रहे हैं। हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सके। ये इनका कथन है। किनका? दादा भाई नौरोजी। यहाँ हम एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सके। WC बनर्जी क्या बोले हैं? कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत बनाना है। कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन। इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई भी शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने की काम किया। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वराज की चाहत को पढ़ेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे की जो भी घटनाएं हैं उसको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।